हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 8 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर एक दो दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए करंट अफेयर का सेशन मैं ले रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई? In which year was the Agastyamalai Biosphere Reserve recognized as यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? तो फ्रेंड्स, अगस्त्यमलाई को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में 2016 में शामिल किया था, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 2016। हाल ही में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को अगस्त्यमलाई रिजर्व का सर्वे करने को कहा है। वहाँ पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा हो रहा है और दूसरे गैर वन कामों का पता चला है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में है। इंडिया में हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। आइए देख लेते हैं मैप पर कौन कौन से वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, अचानकमार, अमरकंटक, पचमढ़ी, सुंदरबन, नौरेक, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये वो बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट, कच्छ, सिमलीपाल, मनस और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी इंडिया में है। आइए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को। फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में स्थित है, जहाँ पर ये सदर्न मोस्ट एंड में हमको देखने को मिलता है। इसका एरिया दो राज्यों में आता है, केरला और तमिलनाडु में। कुल मिलाकर 3500 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो लगभग 2254 प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। इनमें से 405 एंडेमिक हैं, यानी कि वो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ फ्रेंड्स रेयर मेडिकल हब्स भी शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फौना की, तो यहाँ पर लगभग 79 स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं, जिनमें से 20 एंडेमिक हैं। यहाँ पर हमको टाइगर, एलिफेंट, स्क्विरल जैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। पक्षियों की बात करें तो 337 स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनमें से 20 एंडेमिक हैं, यानी कि वो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स की यहाँ पर 88 और एम्फीबियंस की यहाँ पर 45 स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इस पूरे बायोस्फीयर के अंदर परियार टाइगर रिजर्व भी आता है, श्रीविल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, कलाकट मुंदागिरी टाइगर रिजर्व आता है, नयार पेपरा और सेंडुल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। मुख्यतः यहाँ पर हमको कनी ट्रैप देखने को मिलती है, जिसकी आबादी लगभग 30,000 बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संस्थान द टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्रेंड। हाल ही में इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जारी किया है, यानी कि UNCTAD। राइट आंसर हो जाएगा ए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट में 10वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें रेडीनेस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की, तो उसमें भारत 36 पोजीशन पर है। द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जो होती है वो हर साल निकाली जाती है, और यहाँ पर बेसिकली ये इस चीज़ का आकलन करती है कि कोई भी देश फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI, रोबोटिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बायोटेक्नोलॉजी में कितना निवेश करता है और कितना उनके लिए तैयार है। यहाँ पर बेसिकली इस रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि वो देखना चाहता है कि जो देश हैं वो कितने तैयार हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए। ये जो रिपोर्ट है वो टेक ड्रिवन डेवलपमेंट को शामिल करने का सुझाव देती है। देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, R&D और इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ कितनी है, उस पर ही नज़र रखती है। आइए अब हम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है दूसरे इंडेक्सेस में, उसको भी देख लेते हैं। ग्लोबल रैंकिंग इन AI इन्वेस्टमेंट की जो रिपोर्ट थी 2023 में आई थी, उसके अनुसार इंडिया प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट में 10वें नंबर पर था। लगभग $1.4 बिलियन AI फंडिंग 2023 में हमको देखने को मिलती है। भारत और चीन ही सिर्फ दो विकासशील देश हैं जो AI में बड़ा निवेश कर रहे हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 36 ही रही थी 2024 में। इस रिपोर्ट के अंदर हमको कंपोनेंट वाइज रैंकिंग भी देखने को मिलती है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस ICT एक्सेस में हमारी रैंक 99 है। स्किल डेवलपमेंट में 113th रैंक हमको देखने को मिलती है। R&D एक्टिविटी में ग्लोबल रैंक में हमारी 3rd रैंकिंग है। टॉप परफॉर्मर यहाँ पर इंडिया रहा है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10th रैंक है। एक्सेस टू फाइनेंस में 70th रैंक है। भारत को AI रिसर्च और इनोवेशन में ताकतवर देशों में गिना जाता है, जिनमें चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं थोड़ा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और भी कुछ रिपोर्ट्स ये निकालता है, उन पर नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस निकालता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटीज इंडेक्स, मैरीटाइम कनेक्टिविटी इंडेक्सेस
और FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित योग की शुरुआत कहाँ की गई? इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल योगा डे को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रही है। इसके अंदर फ्रेंड्स हमको 10 प्रमुख योजनाएं देखने को मिलती हैं, जिसका एक प्रमुख आयोजन था हरित योग, जिसको ऑर्गेनाइज करा गया भुवनेश्वर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर। इसका आयोजन यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री प्रताप राव जाधव जी ने किया। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 6000 से ज़्यादा योगा एंथुजियास्ट ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। 5000 से अधिक औषधि पौधे योगा एंथुजियास्ट को वितरित किए गए। प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत यहाँ पर 1,29,00,000 लोगों ने भाग लिया, जिसको अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाएगा। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे 2025 की, जिसके तहत हमको 10 सिग्नेचर इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। योगा समागम देखने को मिलेगा, जहाँ पर 1,00,000 जगहों पर एक साथ योगा डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। योगा बंधन 10 देशों के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप की जाएगी। योगा पार्क्स 1000 योगा पार्क्स बनाए जाएंगे, ताकि समाज में लंबे समय तक योगा से जुड़ाव बना रहे। योगा समावेश किया जाएगा, समाज के हर वर्ग को यहाँ पर योगा प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। योगा प्रभाव की बात भी की जाएगी, साथ में योगा कनेक्ट, हरित योगा जिसको हमने डिस्कस किया, योगा अनप्लग्ड, योगा महाकुंभ, और फिर हमको समयोगम भी देखने को मिलेगा, जो कि योगा और आधुनिक हेल्थ केयर को जोड़ने वाला 100 दिन का अभियान होने वाला है। तो ये 10 सिग्नेचर इवेंट्स हमको इस साल देखने को मिलेंगे। साल 2025 में हम 11वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। इस साल की थीम होगी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया था। इससे पहला जो संस्करण था 2024 का, उसका आयोजन हमको श्रीनगर में देखने को मिला था, जहां पर 7000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बारिश के बावजूद। योगा फॉर स्पेस पहल चालू की थी इसरो के वैज्ञानिकों ने। उत्तर प्रदेश में 2024 में 25 लाख से अधिक लोगों ने योगा किया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया भर में लगभग 24,500 करोड़ लोगों ने इस ऐतिहासिक उत्सव में हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑफर ऑफ द डे में आपको मेंटरशिप प्रोग्राम बाय एक्सेसर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डेडिकेटेड प्रोग्राम है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उनके स्टडी प्लान के बारे में, प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ हम देखते हैं कि मेजर 3 दिक्कतें होती हैं: डायरेक्शन की, डिसिप्लिन की और डायग्नोसिस की। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट सही दिशा में काम करें, डिसिप्लिन के साथ वो अपनी पढ़ाई करें और सही समय पर अपनी गलतियों को पहचानें और उन पर काम करें, डायग्नोसिस करें। 90 दिन का ये प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पर आपको डेली स्टडी प्लान मिलेगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। 10 अप्रैल से ये प्रोग्राम चालू होगा और इसको आप ऑफर प्राइस सिर्फ 49 रुपये में रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चालू किया है। सेकेंड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार ने 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए 6,839 करोड़ का बजट पास किया है। इस स्कीम का बेसिकली यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है कि जो सीमा यानी कि बॉर्डर पर हमारे गांव होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनका विकास हो और राष्ट्रीय एकता वहाँ पर सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर जो नदर्न बॉर्डर है उसको छोड़कर बाकी जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि नदर्न बॉर्डर्स पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 लॉन्च हुआ था। जो सेकंड प्रोग्राम है यहाँ पर उस बॉर्डर को छोड़कर दूसरे बॉर्डर्स पर फोकस करने वाला है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पूरी तरीके से केंद्र सरकार की योजना है। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी फंडिंग यहाँ पर केंद्र सरकार करने वाली है। इससे पहले जब ये स्कीम आई थी तब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, उस समय ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मंत्रालय होम अफेयर्स ही था। यहाँ पर विजन यही है कि बॉर्डर्स के जो एरिया हैं उनको सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट बनाया जाए। इस योजना के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि जो सीमा पर बसे गांव हैं उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो, एम्प्लॉयमेंट का उनको मौका मिले, स्थानीय लोगों को सीमा बलों के सहयोगी के रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जो सीमा पर लोग रहते हैं वो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। इनसे जितना अच्छा संबंध यहाँ पर बना रहेगा उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस को मिलती हैं। बॉर्डर एरियाज़ की यहाँ पर कनेक्टिविटी और गवर्नेंस को भी यहाँ पर मौजूद करने की कोशिश की जाएगी। इस स्कीम के तहत 17 राज्य और यूटीज़ को कवर किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग फेज में हम देखते हैं कि 4 बेसिक सर्विसेज पर जोर दिया जाएगा। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोजगार की समस्या खत्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पर फ्रेंड्स सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, गवर्नेंस सपोर्ट और साथ में फ्रेंड्स कल्चरल एंड नेशनल इंटीग्रेशन।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेकंड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को डिस्कस किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओटावा कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये जो कन्वेंशन है वो बेसिकली लैंड माइंस जो होती हैं उन पर बैन लगाता है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बैन ऑन लैंड माइंस। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि कुछ यूरोपियन देश जैसे कि पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक देशों ने ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है। ओटावा कन्वेंशन को माइन बैंड ट्रीटी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ओटावा कन्वेंशन था वो एक इंटरनेशनल समझौता था जिसके तहत यहाँ पर देशों ने ये सहमति बनाई थी कि वो बॉर्डर्स पर लैंड माइंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि लैंड माइंस के लगने से जो आम लोग हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो उस पर बेसिकली बैन लगाने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। यहाँ पर जो विक्टिम्स थे लैंड माइंस के उस समय उनकी सहायता की भी बात की गई थी और माइंस को लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़े इसकी बात यहाँ पर इस कन्वेंशन में की गई थी। इसको अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 1997 में और ये लागू हुआ था मार्च 1999 में। कुल मिलाकर 164 देश इसके सदस्य हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल ओटावा कन्वेंशन के मेंबर नहीं है। भारत ने यहाँ पर बताया था कि उसकी बॉर्डर ऐसी है कि वहाँ पर ये समझौता लागू, और अब हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस समझौते से वापस आ रही हैं, जैसे कि पोलैंड, फिनलैंड, लिथाविया, लातविया, एस्टोनिया ने 2025 में ओटावा कन्वेंशन से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन देशों का यह कहना है कि रशियन एग्रेशन कभी भी हो सकता है और इस वजह से हमको हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, इसलिए अब हम इस कन्वेंशन के पार्ट नहीं हो सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ओटावा कन्वेंशन, जो माइन बैंड ट्रीटी के रूप में जाना जाता है। इस बात को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसा 3 ट्रेनर विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाया गया है। इसको CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि CSIR NAL ने पहली बार एक निजी कंपनी पायनियर क्लीन एम्स प्राइवेट लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत इसकी जो निर्माण की टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने की बात की है। हंसा 3 की बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर एब इनिटो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे पायलट ट्रेनिंग के लिए डेवलप किया गया है। इसे फ्रेंड्स बेंगलुरु में स्थित CSIR NAL ने पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से डिज़ाइन और डेवलप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, हंसा 3 पूरी तरीके से इंडिया में ही डेवलप हुआ है। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के दौरान यूज़ होता है। तो इंडिया में जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होते हैं और कमर्शियल पायलट लाइसेंस होते हैं उनकी ट्रेनिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है। आइए हंसा 3 की कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स लेटेस्ट स्पॉट इंजन हमको देखने को मिलता है जो कि फ्यूल एफिशिएंट है और डिजिटली कंट्रोल हो जाता है। बबल कैनोपी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है जिससे यहाँ पर विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिव फ्लैप्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इसकी लागत की बात करें तो ये एक एयरक्राफ्ट 2 करोड़ में बन जाता है, जो कि देखा जाए तो अगर हम बाहर से इम्पोर्ट कराएं तो उससे लगभग 50% सस्ता हमको पड़ता है। इस एयरक्राफ्ट का हमको बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की। फ्रेंड्स ये भारत की एकमात्र सिविल एरोस्पेस R&D लैब है जो एडवांस एरोस्पेस साइंस और इंजीनियरिंग पर केंद्रित है। इसका गठन 1 जून 1959 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हमको बेंगलुरु कर्नाटका में देखने को मिलता है। इसकी गवर्निंग बॉडी CSIR है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस हमको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश में अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा शुरू कर देगा। इसको बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका नाम प्रोजेक्ट वर्षा ही है, जिसका ये हिस्सा है। राइट आंसर यहाँ पर सी, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अर्धमान को भी शुरू करेगा। आइए बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्षा की। प्रोजेक्ट वर्षा इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है जो कि क्लासिफाइड नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर सबमरीन बेस का निर्माण किया जाएगा। इसकी लोकेशन की बात करें तो विशाखापट्टनम के पास राममिल्ली है जहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एम यह है कि भारत की मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में भारत की जो नेवी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में धीरे धीरे हम देखते हैं कि चाइना का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट वर्षा में अंडरग्राउंड सबमरीन पैन और टनल बनाए जाएंगे जहाँ पर फ्रेंड्स हम सीक्रेट तरीके से सबमरीन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी यहाँ पर 12 न्यूक्लियर सबमरीन की रहने वाली, यानी कि यहाँ पर एक साथ 12 सबमरीन्स को रखा जा सकता है। एरियल प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एरियल सर्वेलेंस भी होगा और सैटेलाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा।
इसके पास ही बार्क की एचुटापुरम फैसिलिटी है जिससे एडवांस्ड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रोजेक्ट वर्षा के कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स जो हमारी सबमरीन है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे की चेक पॉइंट्स पर मदद पहुंचा सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वर्ल्ड का जो मेजर ट्रेड है वो निकलता है, इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर इंडिया निगरानी अब रख सकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से हम चाइना की फैसिलिटीज़ को काउंटर कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। भारत का जो न्यूक्लियर ट्राइडेंट है उसके तहत हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी है। इसका ये मतलब होता है कि ज़मीन से, सी से और एयर से तीनों ही जगहों से इंडिया अब न्यूक्लियर कैपेबल है, जहाँ से वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अगर उस पर कोई अटैक करता है तो वो सेकंड स्ट्राइक के लिए कैपेबल हो जाता है, तो उसको भी ये मजबूत करता है। आइए अब हम इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को भी देख लेते हैं। INS अरिधमान 7000 टन की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होने वाली है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल होने वाला है। भारत की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी INS अरिहंत, जिसको अगस्त 2016 में कमीशन किया गया था। ये भारत की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड SSBN थी। INS अरिहंत भारत की दूसरी अरिहंत क्लास SSBN थी, जिसको 29 अगस्त 2024 में कमीशन किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट वर्षा को डिस्कस किया है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे एक एनुअल ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है जिसको हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसी दिन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को इस डे को मनाया जाता है। इसको पहली बार 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान केंद्रित करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। इस मौके पर हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए संदेश दिया, जहाँ पर उनका कहना है कि गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य हर थ्राइविंग सोसाइटी की नींव होती है। हर साल हम देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को हेल्थ चैलेंजेस एड्रेस करने और वेलबींग प्रमोट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको WHO ऑर्गेनाइज कराता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो वो है हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। ये मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करती है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में थीम को बार बार पूछा जाता है। तो थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा वर्ल्ड हेल्थ डे को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में हम देखते हैं कि भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने पार्टिसिपेट किया। इस मौके पर ओम बिरला जी ने ये कहा कि भारत का संविधान इंक्लूसिव और वेलफेयरिस्ट नेचर का है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड सेक्शंस को मेन स्ट्रीम प्रोग्रेस में शामिल करने के लिए निरंतर भारत के संविधान के तहत सरकारें काम कर रही हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। तो इसकी शुरुआत 1889 में की गई थी, जो कि एक छोटा पार्लियामेंट्री समूह था। इसको स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 2 पार्लियामेंटेरियंस ने शुरू किया था, विलियम रेंडर क्रीमर जो कि UK के थे और लियोन बोजियोस जो फ्रांस से आते हैं। उन दोनों ने मिलकर इसको स्थापित किया था। इसका मिशन है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना, पार्लियामेंट्स और पार्लियामेंटेरियंस को एम्पावर करना ताकि वे ग्लोबल पीस, डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर सकें। इसका मोटो है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसके तहत फोरम फॉर वुमेन पार्लियामेंटेरियंस भी बनाया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि 40 वर्षों से वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती हैं, जहां पर इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में उनके योगदान को बढ़ावा देने की बात की जाती है। मेंबर्स की बात करें तो 182 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें से बेलाइस सबसे नया मेंबर है। इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर 15 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। भारत भी इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटांसेस किस देश से प्राप्त हुए? तो फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2023-24 में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस हमको USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्राप्त हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, USA। हाल ही में RBI ने 2023-24 के रेमिटांसेस सर्वे को लॉन्च किया है। इस सर्वे के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज से भारत में रेमिटांसेस जो है वो 50% से अधिक आए हैं। इससे पहले हम देखते थे फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन गल्फ कंट्रीज़ का होता था।
अब यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन 37.9% रह गया है। यहाँ पर ये जो बदलाव आया है उसका कारण है माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ में बदलाव। यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमको यूएसए, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलता है, जहाँ पर हाई स्किल्ड माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत के जो सबसे स्किल्ड लोग हैं वो यहाँ पर जाके काम करते हैं और अच्छी सैलरीज लेते हैं, उसके बाद वो पैसा भारत भेजते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यूएसए से हमको 27.7% रेमिटेंसेस मिले हैं, यूके से 10.8, सिंगापुर से 6.6, कनाडा से 3.8 और ऑस्ट्रेलिया से 3.1। यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज़ का शेयर है वो लगातार गिर रहा है। 2016-17 में हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ का शेयर 46.7% था, जो 23-24 में 37.9% तक आ गया है। यहाँ पर यूएई का शेयर 26.9% से गिरकर 19.2% रह चुका है। यहाँ पर इसका मुख्य कारण बताया जाता है जॉब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो यूएई ने अपनाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वहाँ के जो मूल लोग हैं उनको वो प्रायोरिटी में आगे रख रहे हैं। यहाँ पर हमको ये बात भी देखने को मिलती है इंडियन माइग्रेंट्स जो स्किल्ड में आगे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रेमिटेंसेस इंडिया में वापस भेजते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है इंडिया पर। रेमिटेंसेस फ्रेंड्स इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया के पास ही आते हैं। इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है। इंडिया में लगभग 118.7 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आए, जिससे फ्रेंड्स भारत अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकता है, जो कि ट्रेड डेफिसिट का लगभग 42% हिस्सा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उस पर प्रेशर कम पड़ता है। इस सर्वे से हमको पता चलता है कि गल्फ कंट्रीज़ पर हमारा डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। मगर यहाँ पर एक चिंता की भी बात है कि जो ब्रेन ड्रेन है, इंडिया के जो हाई स्किल्ड लोग हैं वो इंडिया में नहीं बल्कि बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। यहाँ पर हमको रीजनल डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है, जहाँ पर केरला जैसा स्टेट जिसके लोग अधिकतर गल्फ कंट्रीज़ पर जाते हैं तो वहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और तेलंगाना और कर्नाटका के लोग जो यूएसए पर फोकस करते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि डिजिटल रेमिटेंसेस ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर यूपीआई पे नाउ लिंकेज किया गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच, जिससे जो मनी ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र कॉस्ट होती है उसको कम किया जाए। तो यूपीआई ने यहाँ पर 1% तक इस कॉस्ट को कम कर दिया है, जिससे इनफ्लोज और धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा आरबीआई का रेमिटेंसेस सर्वे 23-24। इसी के साथ फ्रेंड्स 8 अप्रैल 2024 के टॉप 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किस संस्थान को दिया गया? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार लेट्स बी द चेंज को दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हितेश वो पहले मुक्केबाज बने हैं और फाइनल में फ्रेंड्स इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार श्रीलंका ने दिया है। फोर्थ क्वेश्चन हाल ही में यून सुक योल का महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट किया गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? वो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे। फिफ्थ क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मई में किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इनका आयोजन बिहार में किया जाएगा। अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक का अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष कौन सा देश होने वाला है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश आने वाले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष होने वाला है। सेवेंथ क्वेश्चन विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको 6 अप्रैल को मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन हाल ही में इनमें से किसे जीआई टैग नहीं दिया गया है? तो कोक बीटल नट्स को जीआई टैग नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकलने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये देश है हंगरी। 10th क्वेश्चन हाल ही में उद्घाटन किया गया पवन पुल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर हमने 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए 7 अप्रैल के क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट डज आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट? तो फ्रेंड्स ये ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। सेकंड क्वेश्चन था पेरिस क्लाइमेट डील किस वर्ष साइन हुई थी? तो ये 2015 में साइन हुई थी। तीसरा क्वेश्चन था हाल ही में 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स मांडव नेशनल पार्क 58th टाइगर रिजर्व बना है, ये मध्य प्रदेश में है। अब समय है आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे का। इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट भीमराव अंबेडकर द्वारा कब शुरू किया गया था? सेकंड क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तीसरा क्वेश्चन है गंगूबाई हंगल किस घराना से संबंधित है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 8 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स करंट अफेयर की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर एक बार और डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।